1, 2, 3, 4, 5 रेडी स्टार्ट। महोदय, अधिकतर हिंदी भाषा का प्रचार का माध्यम उनकी परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं की प्रतिमानीकरण का जब प्रश्न उठ खड़ा होता है तो उनकी पवित्रता, व्यवस्था और संचालन को लेकर नाना प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। आरोपों का जहां तक प्रश्न है वह हिंदी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी संदेहास्पद हो गई हैं। परीक्षाओं में छुरा दिखाकर नकल मारना, उत्तरों को लिखना और उत्तर पुस्तिकाओं को बदल देना तो एक आम बात हो गई है। सरकारी और विश्वविद्यालयों की परीक्षा व्यवस्था पर लाखों रुपया व्यय करने पर भी उसकी पवित्रता जब बनाए नहीं रखी जा सकती, तब हिंदी परीक्षाओं की प्रामाणिकता पर लगाया जाने वाला आरोप बेकार सा लगता है। हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य सिर्फ भाषा मात्र का कार्य नहीं है, वह भारतीय के उन्नयन एवं विकास का कार्य है। हिंदी एवं भारतीय संस्कृति को बराबर उजागर करना भी मुख्य कार्य है। हिंदी जन आंदोलन की भाषा बनी। जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए हिंदी को राष्ट्र के नेताओं ने अपनाया। राष्ट्रीय नेताओं के आदर्शों को अपनाकर हिंदी का प्रचार प्रसार देश भर में फैला और अबाध गति से चल रहा है। आज की स्थिति में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के कार्यकर्ताओं, प्रेमियों और साहित्यकारों को और भी सजग होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अन्यथा हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य जो पिछले 85 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है, उसमें कहीं शिथिलता न आ जाए। हिंदी एवं भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए पहले से अधिक जागरूक होना चाहिए। आज देश में आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की स्थिति का दौर चल रहा है। इसी उदारीकरण के साथ विदेशी कंपनियां, विदेशी बैंक भारत में अपना प्रवेश कर रहे हैं, अपना पूंजी निवेश बढ़ा रहे हैं और नई कंपनियां, विदेशी बैंक भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। विदेशी कंपनियां अपना पूंजी निवेश बढ़ा रही हैं, नई कंपनियां लग रही हैं, अर्थात भारत में नई औद्योगिक नीति जोर पकड़ती जा रही है। इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी माल की खपत बढ़ेगी, प्रचार बढ़ेगा। भारत में निर्मित माल फिर विदेशों में भेजने का क्रम चलेगा। वर्तमान में हमने गैट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी स्थितियों में हमारा विश्व व्यापार लेन देन पत्राचार अंग्रेजी माध्यम से चलेगा। महोदया, अंत में मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि गरीबी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है।
बेकारी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है। उसको समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए और अलग अलग होकर नहीं बल्कि इकट्ठा होकर कोशिश करनी चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यह गरीबी ही सबसे बड़ा रोग है। इससे सारे रोग और महारोग पैदा होते हैं। इन रोगों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब जनों को मिलकर इसे रोकना चाहिए। गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी दूर हो गई तो बेकारी दूर होगी, बेकारी दूर होगी तो महामारी दूर होगी। इन सब चीजों का सहज उपाय यह है कि हम सबको मिलकर एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर एक दूसरे की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। भावुकता का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए और अगर कोई गरीब मर गया है तो उसकी लाश से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य माननीय सदस्य ने उठाए हैं, मैं उनसे भी सहमत हूं कि यहाँ पर हर समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। अपवाद स्वरूप मेरी पार्टी ने कभी किसी समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया होगा, लेकिन मेरी पार्टी को छोड़कर आमतौर से यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोग यथार्थ से नहीं राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा प्रेरित होकर समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि यह बात सही है कि युग युगांतर से गरीबी चली आ रही है, तो इस देश में बड़े लंबे समय से हिंदुओं का राज रहा, मुसलमानों का राज रहा, ईसाइयों का राज रहा, सिखों का राज रहा, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं सबकी बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि यह सबके ऊपर लागू होती है। जितनी भी चीजें हैं, देश की जमीन है, धरती है, कल कारखाने हैं, लाइसेंस है, परमिट है, एजेंसियां हैं, दुकानें हैं, मकान है, फ्लैट है, प्लॉट है, शासन प्रशासन, शिक्षा दीक्षा, इन सब से वंचित रहे ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और आज भी सारे देश में जुल्म अत्याचार के शिकार हैं।